द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की एक बहुत बुनियादी लेकिन आप कह सकते हैं बेहद ज़रूरी प्रक्रिया पर बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का टूटना यानी सहसंयोजक बंध विखंडन। देखिए, जब अणु रिएक्ट करते हैं तो अक्सर उनके बॉन्ड टूटते हैं और ये कैसे टूटते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी आज की चर्चा स्रोत सामग्री पर आधारित है जो इसी प्रक्रिया के बारे में है। तो आज का बड़ा सवाल यह है, जब एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो ये कैसे तय होता है कि वो समांश तरीके से टूटेगा, मतलब बराबर हिस्सेदारी में, या फिर विषमांश तरीके से यानी एक तरफा बंटवारे से। क्या ये ज्यादातर बॉन्ड बनाने वाले परमाणुओं की, आप कहें तो अंदरूनी फितरत, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत के फर्क पर निर्भर करता है, या फिर बाहरी हालात जैसे कि रिएक्शन में दी गई ऊर्जा, रोशनी हो, गर्मी हो, या इस्तेमाल किया गया सॉल्वेंट यानी विलायक ज्यादा मायने रखते हैं? मैं ये पक्ष रखूंगा कि बाहरी हालात असल में प्राइमरी निर्धारक हैं। और मेरा तर्क ये रहेगा कि नहीं, बॉन्ड और एटम के जो अंदरूनी गुण हैं वे ही ज्यादा मौलिक भूमिका निभाते हैं कि रास्ता कौन सा चुना जाएगा। देखिए, मेरा मानना है कि बाहरी परिस्थितियां यानी रिएक्शन के हालात वो सक्रिय रूप से तय करते हैं कि बॉन्ड किस रास्ते जाएगा। समांश विखंडन, जिसे होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं, उसी को लीजिए। इसमें बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर बंट जाते हैं, हर एटम को एक एक मिलता है। और ये तभी होता है जब खास तरह की ऊर्जा दी जाए, जैसे तेज यूवी रोशनी या बहुत ज्यादा तापमान या फिर किसी पेरोक्साइड जैसे उत्प्रेरक की मौजूदगी में। नतीजा ये कि दो न्यूट्रल चीजें बनती हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल कहते हैं, जिनके पास एक अकेला बेचैन सा इलेक्ट्रॉन होता है। मिसाल के तौर पर H3C-Cl मिथाइल क्लोराइड को ले। अगर इस पर तेज रोशनी H डाली जाए तो ये बीच से टूटकर H3C यानी मिथाइल रेडिकल और Cl यानी क्लोरीन रेडिकल बनाता है। और ये रेडिकल, जैसा हम जानते हैं, बहुत अस्थिर होते हैं और फौरन किसी और से रिएक्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ है विषमांश विखंडन यानी हेटेरोलिटिक क्लीवेज। यहाँ बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम लेकर चला जाता है, आमतौर पर वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत ज्यादा हो। और ऐसा अक्सर ध्रुवीय विलायकों पोलर सॉल्वेंट्स में होता है, जैसे पानी या अल्कोहल। इसमें दो चार्ज वाली चीजें बनती हैं, एक पॉजिटिव आयन कैटायन और एक नेगेटिव आयन एनायन। जैसे H3CBr मिथाइल ब्रोमाइड में ब्रोमीन Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन जोड़ी लेकर Br- बन जाता है और कार्बन पर H3C पॉजिटिव मिथाइल कार्बोकैटायन चार्ज आ जाता है। तो मेरा मुख्य बिंदु ये है, एक ही तरह का बॉन्ड जैसे कार्बन हैलोजन बॉन्ड CCl या CBr बिल्कुल अलग अलग तरीकों से टूट सकता है, सिर्फ इस आधार पर कि बाहरी हालात क्या हैं। रोशनी में वो रेडिकल बना सकता है समांश, और पोलर सॉल्वेंट में आयन विषमांश। ये तो साफ दिखाता है कि हालात ही तय कर रहे हैं कि नतीजा क्या होगा, है ना? मैं समझती हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। और देखिए, हालात का असर तो होता ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि कहानी की शुरुआत वो अणु के अंदर से होती है। मेरा मानना है कि बॉन्ड की अपनी प्रकृति और एटम के गुण ही बुनियादी तौर पर ये तय करते हैं कि बॉन्ड किस तरफ टूटना चाहेगा, भले ही हालात उसे ऐसा करने में मदद करे या शायद मजबूर करें। विषमांश विखंडन को ही दोबारा देखें। ये ज्यादातर तब होता है जब जुड़े हुए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा फर्क हो। जैसा आपने कहा, H3C-Br में ब्रोमीन ज्यादा लालची है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो वो ले जाता है। ये बॉन्ड की अंदरूनी पोलैरिटी का नतीजा है। इसी से कार्बोकैटायन और एनायन बनते हैं। एक और उदाहरण देखिए, CH3-Cu मिथाइल कॉपर। यहाँ मजे की बात है कि कार्बन कॉपर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब ये बॉन्ड विषमांश तरीके से टूटता है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ी कार्बन के पास जाती है, जिससे कार्बेनायन H3C- और Cu+ बनता है। ये भी तो अंदरूनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही खेल है ना? और समांश विखंडन वो अक्सर तब देखा जाता है जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर हो।
जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड में, या फिर जैसा आप कह रहे थे जब बाहर से दी गई ऊर्जा जैसे यूवी लाइट इतनी ज्यादा हो कि वो एटम की अपनी पसंद नापसंद यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर हावी हो जाए। जैसे C6H5OO C6H5 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वो आसानी से बीच से टूटकर रेडिकल बनाता है क्योंकि दोनों ऑक्सीजन की ताकत बराबर है। और एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, वो है बनने वाले मध्यवर्ती यानी स्टेबिलिटी। चाहे कार्बोकैटायन बने या फ्री रेडिकल, उनकी स्थिरता का एक क्रम होता है। टर्शरी यानी 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थिर, फिर सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, फिर प्राइमरी यानी 1 डिग्री और सबसे कम मिथाइल। ये स्थिरता किस पर निर्भर करती है? ये इस पर निर्भर करती है कि उस कार्बन से कितने और कार्बन ग्रुप जुड़े हैं, यानी अणु की बनावट, जो कि एक अंदरूनी गुण है। और ये स्थिरता तय कर सकती है कि कौन सा मध्यवर्ती बनना ज्यादा आसान है, और इस तरह बॉन्ड टूटने का रास्ता भी प्रभावित होता है। तो मेरा कहना है कि हाँ, हालात जरूरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बॉन्ड का रास्ता समांश या विषमांश ये ज्यादातर बॉन्ड की इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति और उसके जुड़े एटम की अंदरूनी बनावट से तय होता है। ये स्थिरता वाली बात दिलचस्प है, बिल्कुल। पर मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से देखता हूं। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बहुत जोर दे रही हैं, लेकिन सोचिए एक बहुत पोलर बॉन्ड भी जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बड़ा अंतर हो, अगर उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा दी जाए, जैसे तेज यूवी रोशनी या बहुत ज्यादा गर्मी, तो वो भी तो समांश तरीके से टूट सकता है। ऐसे में बाहर से दी गई जबरदस्त ऊर्जा अणु की अंदरूनी खींचतान मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर हावी हो जाती है और बॉन्ड को मजबूरन बराबर बंटना पड़ता है। स्रोत सामग्री भी साफ कहती है कि समांश विखंडन के लिए खास ऊर्जा वाले हालात चाहिए होते हैं। तो क्या ये नहीं दिखाता कि ऊर्जा का इनपुट ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा प्रभावशाली है? मैं मानती हूं कि बेहद ज्यादा ऊर्जा हालात बदल सकती है। देखिए, अगर आप अणु पर हथौड़ा ही मार देंगे, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे, तो वो कैसे भी टूट सकता है। लेकिन ज्यादातर केमिकल रिएक्शन क्या वो वाकई इतने ज्यादा ऊर्जा वाले हालात में होती हैं? वो अक्सर किसी घोल सॉल्यूशन में सामान्य या थोड़े गर्म तापमान पर होती हैं। इन आम हालात में, खासकर पोलर सॉल्वेंट में, एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर ही मुख्य गाइड होता है। विषमांश विखंडन की परिभाषा ही यही है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन ले जाता है। आपके H3C वाले उदाहरण में ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन खींचने की अंदरूनी ताकत ही उसे इलेक्ट्रॉन लेने को प्रेरित करती है। बाहरी हालात जैसे सॉल्वेंट इस अंदरूनी रुझान को बस होने देते हैं, उसे पैदा नहीं करते। ज्यादातर केमिस्ट्री इसी तरह काम करती है, न कि किसी तारे के अंदर जितनी ऊर्जा देकर। अच्छा, चलिए बनने वाले मध्यवर्ती इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं, यानी रेडिकल और आयन। समांश विखंडन से न्यूट्रल फ्री रेडिकल बनते हैं और विषमांश से चार्ज वाले आयन, कार्बोकैटायन और एनायन। ये दोनों बिल्कुल अलग तरह की चीजें हैं। एक पर कोई चार्ज नहीं, दूसरे पर है। इनका बनना सीधे तौर पर इस बात का नतीजा है कि बॉन्ड टूटा कैसे, और बॉन्ड कैसे टूटा ये हालात तय करते हैं। जैसा मैंने कहा, रोशनी या गर्मी रेडिकल की तरफ ले जाती है, पोलर सॉल्वेंट आयन की तरफ। तो क्या ये मध्यवर्ती की प्रकृति और बाहरी हालात के बीच एक सीधा डायरेक्ट रिश्ता नहीं दिखाता कि जैसा माहौल वैसा नतीजा? हाँ, ये सच है कि मध्यवर्ती का प्रकार टूटने के तरीके से जुड़ा है, बिल्कुल जुड़ा है। लेकिन अणु की अंदरूनी बनावट खुद ये प्रभावित कर सकती है कि कौन सा रास्ता चुना जाए, खासकर तब जब एक रास्ते से बनने वाला मध्यवर्ती दूसरे रास्ते वाले से कहीं ज्यादा स्थिर हो। जैसा मैंने पहले कहा, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों के लिए स्थिरता का क्रम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल एक जैसा है। और ये स्थिरता क्यों आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज या अकेला इलेक्ट्रॉन है, उससे जितने ज्यादा दूसरे कार्बन ग्रुप जुड़े हों, जैसे टर्शियरी में 3 होते हैं, वो पड़ोसी ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा उसकी तरफ धकेलकर, इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, या अपने CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को फैलाकर, जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, उस चार्ज या अकेले इलेक्ट्रॉन के बोझ को बांटने में मदद करते हैं। ये तो अणु के अपनी बनावट का कमाल है।
अब सोचिए, अगर किसी अणु की बनावट ऐसी है कि विषमांश विखंडन से एक बहुत ही स्थिर स्टेबल टर्शरी कार्बोकैटायन बन सकता है, जबकि समांश विखंडन से एक कम स्थिर प्राइमरी रेडिकल बनेगा, तो अणु शायद विषमांश रास्ते को चुनना पसंद करेगा, बशर्ते हालात जैसे सॉल्वेंट उसे ऐसा करने दें। और हाँ, ये स्थिरता इसलिए संभव है क्योंकि ये दोनों मध्यवर्ती रेडिकल और कैटायन अक्सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और उनका आकार त्रिकोणीय समतलीय मतलब फ्लैट ट्रायंगल जैसा होता है, जिससे आसपास के ग्रुप आसानी से उन्हें स्थिर कर पाते हैं। तो यहाँ भी अंदरूनी बनावट रास्ता दिखा रही है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है। मैं सॉल्वेंट की भूमिका पर वापस आना चाहूंगा। आपने माना कि हालात मदद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सॉल्वेंट सिर्फ मदद नहीं करता, वो सक्रिय भूमिका निभाता है। स्रोत सामग्री भी यही कहती है कि पोलर सॉल्वेंट विषमांश विखंडन को बढ़ावा देते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट के अणु जैसे पानी के मॉलिक्यूल खुद थोड़े चार्ज वाले होते हैं, उनमें पोल्स होते हैं। जब विषमांश विखंडन से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं तो ये सॉल्वेंट अणु उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, पॉजिटिव आयन को सॉल्वेंट के नेगेटिव सिरे से और नेगेटिव आयन को सॉल्वेंट के पॉजिटिव सिरे से। जैसे दोस्त मुश्किल में सहारा देते हैं, कुछ वैसा ही। ये सॉल्वेंट आयनों को स्थिर करते हैं, उनका अकेलापन, उनका चार्ज का बोझ कम करते हैं। इस सहारे से आयन बनना आसान हो जाता है। इसके उलट अगर माहौल नॉन पोलर हो, जैसे तेल में, या रिएक्शन गैस फेज में हो रही हो, जो अक्सर ज्यादा तापमान या यूवी लाइट के साथ होता है, तो वहां आयनों को ऐसा सहारा नहीं मिलता। इसलिए ऐसे माहौल में आयन बनना मुश्किल होता है और समांश विखंडन यानी रेडिकल बनना ज्यादा आसान हो जाता है। ये तो साफ दिखाता है कि सॉल्वेंट सिर्फ दर्शक नहीं है, वो खेल का रुख मोड़ सकता है। माफ कीजिए, पर मैं अब भी पूरी तरह सहमत नहीं हूं इस बात से। सॉल्वेंट माहौल बनाता है, ये बिल्कुल सही है। वो किसी रास्ते को आसान या मुश्किल बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या वो बॉन्ड की बुनियादी फितरत को बदल सकता है? सोचिए, एक बेहद नॉन पोलर बॉन्ड लीजिए, जैसे ईथेन CH3CH3 में कार्बन कार्बन बॉन्ड। क्या आप उम्मीद करेंगे कि ये सिर्फ इसलिए विषमांश तरीके से टूट जाएगा, मतलब एक CH3+ और एक CH3- बनाएगा, क्योंकि आपने उसे पानी, जो कि एक पोलर सॉल्वेंट है, में डाल दिया? बिल्कुल नहीं। जब तक कोई और जबरदस्त कारण ना हो, कोई बाहरी उत्तेजना ना हो। या वो पेरोक्साइड C6H5OO C6H5 का उदाहरण याद कीजिए। उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, जो ज्यादा पोलर नहीं होता और कमजोर भी होता है। वो आसानी से समांश विखंडन से गुजरता है और रेडिकल बनाता है, भले ही रिएक्शन किसी सॉल्वेंट में हो रही हो। तो सॉल्वेंट एक मददगार साथी हो सकता है या रुकावट डाल सकता है, लेकिन कहानी का मुख्य किरदार, जो बॉन्ड की अपनी पोलैरिटी या मजबूती पर आधारित है, वो ज्यादातर अंदरूनी ही रहता है। सॉल्वेंट उस किरदार को चमकने में मदद कर सकता है, पर मेरे हिसाब से किरदार बदल नहीं सकता। चलिए एक और पहलू देखते हैं, हम इन रिएक्शंस को लिखते कैसे हैं, यानी नोटेशन का तरीका। समांश विखंडन के लिए हम आधे सिर वाला तीर, फिश हुक एरो, इस्तेमाल करते हैं, जो दिखाता है कि बॉन्ड का सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हिल रहा है, एक एटम की तरफ। विषमांश के लिए हम पूरा घुमावदार तीर, कर्व्ड एरो, इस्तेमाल करते हैं, जो दिखाता है कि पूरी इलेक्ट्रॉन जोड़ी एक तरफ जा रही है। ये तीर सीधे सीधे दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे चले, और ये चलने का तरीका विखंडन के प्रकार से तय होता है, जो, जैसा मैंने कहा, हालात से जुड़ा है। तो क्या ये तीर खुद नहीं बता रहे हैं कि प्रक्रिया क्या हो रही है? और वो प्रक्रिया हालात से निर्भर है। हाँ, ये तीर वाकई में दिखाते हैं कि क्या हुआ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो ये बताते हैं कि क्यों हुआ? सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन चला समांशता या दो चले विषमांशता। इसका मूल कारण क्या है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि बॉन्ड सममित रूप से सिमेट्रिकली टूटा या असममित रूप से एसिमेट्रिकली टूटा। सममित तब टूटता है जब या तो दोनों एटम बराबर ताकतवर हों, नॉन पोलर बॉन्ड, या जब बाहर से इतनी ऊर्जा मिले कि अंदरूनी खींचतान का असर खत्म हो जाए। और असममित तब टूटता है जब एक एटम ज्यादा ताकतवर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी तरफ खींच ले। तो तीर तो बस नतीजा दिखा रहे हैं। नतीजे का कारण, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्यों हिला या दो क्यों हिले, ये तो अणु और बॉन्ड के अंदरूनी गुणों में छुपा है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या बॉन्ड की मजबूती या उससे बनने वाले मध्यवर्ती की स्थिरता। तो संक्षेप में मेरा पक्ष ये है कि बाहरी कारक, जैसे
हम कितनी ऊर्जा दे रहे हैं रोशनी या गर्मी के रूप में, और हम कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत शक्तिशाली औजार हैं। केमिस्ट इन हालात का इस्तेमाल करके जानबूझकर किसी बॉन्ड को या तो समांश रास्ते पर फ्री रेडिकल बनाने के लिए या विषमांश रास्ते पर आयन बनाने के लिए भेज सकते हैं। समांश के लिए खास शर्तें चाहिए होती हैं, जैसे ज्यादा ऊर्जा या पेरोक्साइड्स, जबकि विषमांश पोलर सॉल्वेंट में आराम से होता है। ये तो नियंत्रण हमारे हाथ में है। यही दिखाता है कि हालात ही प्राथमिक चालक हैं जो तय करते हैं कि बॉन्ड कैसे टूटेगा। और मेरा सारांश ये है कि हाँ, हालात बेशक प्रक्रिया को होने देते हैं, उसे आसान या मुश्किल बनाते हैं, लेकिन बॉन्ड के अंदरूनी गुण सबसे अहम है। खासकर जुड़े हुए एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क और अणु की बनावट के आधार पर बनने वाले मध्यवर्ती, चाहे वो कार्बोकैटायन हो या रेडिकल की स्थिरता, ये अंदरूनी बातें ही मौलिक रूप से तय करती हैं कि कोई बॉन्ड स्वाभाविक रूप से किस तरफ टूटना चाहेगा, समांश या विषमांश। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क विषमांश को बढ़ावा देता है, बराबरी या ज्यादा ऊर्जा समांश को, और बनने वाले मध्यवर्ती की स्थिरता इस चुनाव को और पुख्ता कर सकती है। हाँ, ये तो साफ है कि बॉन्ड की अपनी अंदरूनी प्रकृति और रिएक्शन के बाहरी हालात, ये दोनों मिलकर एक जटिल तरीके से तय करते हैं कि आखिर कोई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे टूटेगा। ये कोई सीधी या तो ये या वो वाली बात नहीं है, बल्कि एक इंटरैक्शन है। बिल्कुल। और केमिकल रिएक्शन को समझने, उनका अनुमान लगाने और उन्हें कंट्रोल करने के लिए इन दोनों पहलुओं, अंदरूनी गुणों और बाहरी परिस्थितियों के असर, इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। स्रोत सामग्री निश्चित रूप से इन बारीकियों को और गहराई से जानने के लिए एक शानदार शुरुआती बिंदु है, जिस पर और सोचा जा सकता है और बहस की जा सकती है।